हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन क्लासेस। आज है 10 अप्रैल और देखते हैं आज की कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है डेज और थीम से रिलेटेड, जिसमें विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा सकता है। तो वो मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर। थीम क्या है? होम्योपैथी इन इंडिया, ट्रेडिशन, ट्रस्ट एंड टुमारो। स्थान कहाँ पे मनाया गया है? गुजरात में मनाया गया है। और विशेष आयोजन भारत का अब तक का सबसे बड़ा होम्योपैथी संगोष्ठी थी। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, हमें हर एक न्यूज़ के साथ में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ये भी याद रखना है। अगर आपने इस बार का पीसीएस का एग्जाम दिया होगा तो डेज एंड थीम पूछे ज़रूर गए थे, बट बहुत अलग तरीके से थीम्स दे दी थी और डेट पूछ ली थी या मैचिंग में दे दिया था। तो हमें ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ना है, ऐसा भी ना हो कि हम पढ़ा तो है हमने फिर भी हम एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें पढ़ना है। तो आपसे इस तरीके से स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, सैमुअल हैनीमैन की जगह किसी और का नाम दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर हम मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। थीम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि होम्योपैथी इन इंडिया, ट्रेडिशन, ट्रस्ट एंड टुमारो इसकी थीम थी। कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाते हैं। तो इस तरीके से हर एक न्यूज़ को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आप उसको सही मार्क करके ही आए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग दादी रतन मोहिनी का निधन 8 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में। तो आपको ये याद रखना है कि जो निधन वगैरह होते हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आरओ का जो एग्ज़ाम था उसमें तो क्रोनोलॉजी में लगाने को दे दिया था कि कौन किस मंथ में किसकी डेथ हुई, तो वो बिल्कुल सही तो नहीं है। बट अगर एग्ज़ाम में चीज़ें आ रही हैं तो थोड़ा सा आइडिया आप लेके चल सकते हैं। उम्र इनकी क्या थी? 100 वर्ष। जन्म इनका 25 मार्च 1925 को हैदराबाद सिंध में हुआ था। पहले इनका नाम था लक्ष्मी, विभाजन के बाद भारत में बस गई थी। और ये जो ब्रह्म कुमारी आपको पता ही होगा, तो मेडिटेशन और उससे रिलेटेड एक संस्थान है जहाँ पे देखा होगा अपने फीमेल्स को कि वाइट साड़ी में रहती हैं। तो वहाँ की प्रमुख मुख्य प्रशासक रही हैं। तो याद रखिएगा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान से रिलेटेड है। और ये इनका निधन कब हुआ है? 8 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग राष्ट्रपति मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा। तो अभी वो पुर्तगाल और स्लोवाकिया में है। द्विपक्षीय बैठक एवं वार्ता हुई है वहाँ पे। और जो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी से एकल और प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई है वहाँ पे। तो मेन अब इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं? हो सकता है स्लोवाकिया का राष्ट्रपति आपको गलत देते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर न्यूज़ में है अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी यात्रा पर गए हैं, किसी दौरे पे गए हुए हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने समय हो गया है उन दोनों देशों के रिलेशन में, या क्या ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार कोई राष्ट्रपति गया है या पहली बार कोई प्रधानमंत्री गया है। उस देश के राष्ट्रपति का नाम आपको या प्रधानमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी है। और इसमें सम्मान मिला है उनको विश्वविद्यालय द्वारा, राष्ट्रपति को ऑनरिस कॉजा उपाधि मिली है। तो आप इसे याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑनरिस कॉजा उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो वो किस देश की से रिलेटेड है? तो आप इसे याद रखिएगा, स्लोवाकिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है इंडिया स्किल्स एक्सेलरेट पहल शुरू की गई है। इसमें जो सहयोगी संस्थाएं हैं वो कौन सी हैं? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और विश्व आर्थिक मंच। इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है? जिसके नाम से भी पता चल रहा है कि इंडिया स्किल्स है। तो ये कौशल विकास प्रणाली को अधिक हमको अनुकूल बनाना है, समावेशी बनाना है और उत्तरदायी बनाना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम स्किल पे फोकस भी कर रहे हैं, हमारे अपने यूथ पे भी हम फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर के वो घर पे ना बैठे, उनके अंदर वो स्किल होना चाहिए। अगर वो ग्रेजुएट हो रहे हैं और फिर भी उनके अंदर कोई स्किल नहीं है तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम स्किल ज़्यादा अपने युवाओं को दें। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है रिगार्डिंग है रेपो रेट में कटौती से सस्ते होंगे लोन। अब ये कैसे पता कि इसका क्या रेफरेंस है? तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि रेपो रेट होता क्या है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है और आप पढ़ी ही होगी आपने जीएस 3 के लिए, तो वहाँ पे आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी होगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कौन लाता है? तो वो है हमारा आरबीआई। हर
देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका काम होता है लिक्विडिटी मेंटेन करना। लिक्विडिटी यानी हिंदी में तरलता बोलते हैं, लिक्विडिटी मेंटेन करना। जैसे आपने इन्फ्लेशन पढ़ा होगा कि बहुत महंगाई आ गई है, तो ये केंद्रीय बैंक का काम होता है कि महंगाई से बचाना, लोगों को जो इन्फ्लेशन है उससे बचाना। तो वो कैसे उसको बचाता है, कैसे वो लिक्विडिटी मेंटेन करता है, तो इसलिए उसके पास दो मेजर्स होते हैं। एक होता है आपका क्वालिटेटिव मेथड, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। तो जो आरबीआई है, जो आप रेपो रेट यहाँ पे पढ़ रहे हो, वो क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है, मात्रात्मक मेथड है। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ा भी होगा आपने, जैसे सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, और ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ पे आपसे बात की गई है आरबीआई की। मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपका इकोनॉमिक्स आती है पीसीएस के एग्ज़ाम में, तो कॉन्सेप्चुअल भी आती है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आए थे, इस बार भी आए थे, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, क्लैरिटी अगर होगी तो आप एग्ज़ाम में सही जो है आंसर टिक करके आओगे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आरबीआई का काम है वो तरलता यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का होता है। तो रिवर्स जो रेपो रेट है वो क्या होता है, जैसे जो कमर्शियल बैंक होते हैं हमारे, वाणिज्यिक बैंक जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, उनको शॉर्ट टर्म में पैसे की नीड होती है, ठीक है, फाइनेंशियल उनको नीड होती है, पैसे की नीड अगर हम लेमन टर्म में बोले तो उन्हें शॉर्ट टर्म नीड होती है। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो अपने भाई, बड़े भाई, जैसे कि उनका है केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है, तो वो अपने बड़े भाई के पास जाते हैं कि भाई पैसे की ज़रूरत है, चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो आरबीआई है आपका उनको पैसे दे देता है पर कुछ इंटरेस्ट रेट पे, राइट, जिससे क्या होता है सॉरी, तो ये शॉर्ट टर्म में होता है, जो भी चीज़ें हो रही होती है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए होती है। इसमें जो वाणिज्यिक बैंक है यानी कॉमर्शियल बैंक है, उनको आरबीआई पैसे देता है और इसके एवज में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो रखता है आरबीआई, और उन्हें जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे ये करता है। अब इससे होता क्या है, क्यों हम ये अब हमेशा न्यूज़पेपर में निकलता रहता है कि रेपो रेट में अब कम हो गया, अब ज़्यादा हो गया, इस तरीके से निकलता रहता है ना। अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि जैसे जो आरबीआई है जब बैंकों को उधार देता है, यानी रेपो रेट की बात कर रहे हैं हम, अगर उधार देता है तो अगर वो महंगा कर देता है, लाइक जैसे कि अभी ये है कि आपको +-2 रखना है, आपको 4% तक का रहता है, तो अभी जैसे अभी नई रेपो रेट है 6%, राइट, ये हुआ है अभी। इससे होगा क्या कि जब रेपो रेट महंगा होगा, मतलब रेट अगर महंगा होगा, तो जो आरबीआई है बैंकों को जो लोन देगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाई करेगा, तो बैंक जो आगे फर्दर लोन देंगे दूसरे जो ग्राहक है उनको जो लोन होगा वो होगा महंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ब्याज जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो ज़्यादा होगा, इससे जो महंगाई का जो रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका होता है कम टाइम में हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। एक बार फिर से हम समझते हैं कि रेपो रेट से कैसे महंगाई कंट्रोल हो रही है। जो इंटरेस्ट रेट हाई कर देता है जब केंद्रीय बैंक हमारा, तो जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो आगे जो ग्राहक है हम लोग, उन्हें लोन चाहिए होता है तो वो भी हाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम लोग हैं, हमारा जो मोमेंटम है, हमारा जो मनोबल है वो कम हो जाता है, फिर हम नहीं लेते, सोचते हैं कि जब रेट कम होगा तब हम लेंगे। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी कंट्रोल में आ जाती है और ओवरऑल हमारी जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि जब भी करंट अफेयर्स आप पढ़ें तो थोड़ा सा समझ करके पढ़ें, रटना नहीं है आपको। अगर आप कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी होगी तो आप एग्ज़ाम में गलत मार्क करके नहीं आओगे। अब हम देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। रेपो रेट में 0.25 की कटौती की गई है। अब रेपो रेट जो है हमारी 6% हो गई है, पहले थी 6.50। गवर्नर कौन है आरबीआई के इस टाइम पे? संजय मल्होत्रा है, और इनकी अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है। 2025 में दूसरी बार ये रेपो रेट में कटौती की गई है।
रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है पीएम कृषि योजना के तहत नई योजना को पीएम की मंजूरी मिली है। योजना का नाम क्या है? कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, और इसका पीएम कृषि सिंचाई योजना की ये उप योजना है, इसे आप याद रखिएगा। लक्ष्य क्या है? खेतों तक भूमिगत पाइपलाइन के जरिए सिंचाई जल की आपूर्ति करना। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी बिम्स्टेक से रिलेटेड है। हर दिन बिम्स्टेक में अपडेट आता है। मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई हैं बिम्स्टेक से रिलेटेड। आप बताइएगा कौन कौन सी कंट्री सदस्य देश हैं, इसकी शुरुआत किस घोषणा से हुई थी, किस ईयर में हुई थी, पहले कितनी कंट्रीज थी, बाद में कौन सी कंट्रीज ऐड हुई हैं, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो तिथि है 10 अप्रैल 2024। भारत की प्राथमिकता है पड़ोसी देशों के साथ कृषि सहयोग को मजबूत करना, और इसका उद्देश्य है कि ड्रोन, डिजिटल तकनीक, ज्ञान और कौशल साझा करने का मंच है। तो बिम्स्टेक की मंत्रियों, कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? नेपाल, काठमांडू में। अभी तो थाईलैंड में हमारा चल रहा था, लेकिन अगर पूछेंगे कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो वो हुई है नेपाल, काठमांडू में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है राष्ट्रपति मुर्मू को उपनिषदों का स्लोवाक अनुवाद भेंट किया गया है। तो बताया जैसे कि मैंने अभी पोर्तुगल और स्लोवाकिया में है, और स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी है, वहाँ पे उन्हें उपनिषदों का जो वहाँ की भाषा होगी स्लोवाक अनुवाद में भेंट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग 113 साल बाद मर्डोक निर्दोष साबित हुए हैं। टाइटैनिक मूवी आप सभी ने देखी होगी। तो वहाँ पे जो ऑफिसर थे जो अपने कर्तव्य पर डटे रहे थे, लेकिन उनके ऊपर एक गलत आरोप लगा दिया गया था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और उन पर गोली चलाने का आरोप था। फाइनली जो है वो निर्दोष साबित हुए हैं, वो है नहीं, पर जो है उनके फेवर में फैसला आया है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी एआई से बनी पहली फिल्म द विजार्ड ऑफ ऑज होगी रिलीज। तो ये एआई से बनी पहली फिल्म है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत न्यूज़ में है, आगे न्यूज़ में रहेगा ही। तो बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव्स हैं, पर आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पहली फिल्म है। क्या नाम है इसका? द विजार्ड ऑफ ऑज। ये होगी रिलीज। तकनीकी पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी पहली फीचर फिल्म है, और ये गूगल क्लाउड और मैग्नोपस स्टूडियो की साझेदारी में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग विजय किरण आनंद बने इन्वेस्ट यूपी के नए सीईओ। इसे यूपी स्पेशल से रिलेट कर सकते हैं। प्रयागराज कुंभ मेला अधिकारी के अतिरिक्त दायित्व इन्होंने संभाला था, और इन्हें अभिषेक प्रकाश जो एक आईएएस है जिन पे जो है काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनको निलंबित कर दिया गया है, और अब इन्हें इन्वेस्ट यूपी का सीईओ बनाया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है जापान में 6 घंटे में बना 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। 3D प्रिंटेड स्टेशन का निर्माण हुआ है। तो रेलवे कंपनी है वेस्ट जापान। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कहाँ पर पहला जो 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना है, वो बना है जापान में। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है भारत में थैलेसीमिया। तो ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें कोई रोग होता है या कोई वायरस होता है, इस तरीके की न्यूज़ आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो थैलेसीमिया एक वैश्विक चिंता का विषय है। कोरोना के बाद से जब भी कोई बीमारी न्यूज़ में होती है, तो चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, हर जगह आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये स्थिति क्या होती है? जब हीमोग्लोबिन उत्पादन को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तन से होती है। जब म्यूटेशन हो जाता है, जीन मतलब आपका जो आनुवंशिक परिवर्तन हो जाता है थैलेसीमिया में, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो असामान्य हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। तो इसलिए ये हमारा न्यूज़ में था, क्योंकि एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता है। एनीमिया बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली गर्ल्स में काफ़ी देखा जाता है। तो बहुत टाइम पहले एक न्यूज़ में भी था कि दिल्ली में लड़कियों को एनीमिया की शिकायत ज़्यादा थी। तो आप इसे याद रखिएगा कि थैलेसीमिया किससे रिलेटेड है कि इसके कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एनीमिया होता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग बांग्लादेश आर्तेमिस समझौते में शामिल हुआ है। तो आर्तेमिस मिशन किससे रिलेटेड है आपको बताना है कि ये आर्तेमिस समझौता करने वाला कौन सा देश बन गया है। 54 नंबर का हो गया है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी। इसे संयुक्त रूप से अमेरिका, नासा और 8 प्रारंभिक हस्ताक्षर करते देशों द्वारा किया गया है, और 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि जैसे मौजूदा संधियों पर ये आधारित है।
और ये हमारे चंद्रमा से रिलेटेड है, याद रखिएगा कि चंद्रमा से रिलेटेड है, और इसमें जो है बांग्लादेश शामिल हो गया और 54वां सदस्य है वो। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है निवेशक दीदी पहल। हाल ही में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने इन निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण शुरू किया है। यह सहयोग ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो आप निवेशक दीदी पहल है इस तरीके की, जहाँ पे आपसे फाइनेंशियल इंक्लूजन या वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वहाँ पे इस तरीके की जो पहल है या योजनाएं हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होंगी जो भी चीज़ें मैंने समझाई है। कोई फीडबैक है आपका तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी मैं आपसे पूछती हूँ थ्रू आउट द वीडियो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश किया करिए। धन्यवाद।